बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन कराम, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त। एक जानिब तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, जो कि आपके सामने है कि एक रुकनी कमीशन के सरबराह तो बन गए हैं। एक जानिब तो मैं इन जज साहब के हवाले से इनकी एक प्रोफाइल है वो आपके सामने रखूंगा, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके इनके साथ मामलात क्या रहे और इनके नवाज शरीफ साहब के साथ मामलात क्या रहे, उस हवाले से भी डिटेल्स रखूंगा। लेकिन अल्लाह अल हक है, इमरान खान साहब को हमेशा कोई ना कोई ऐसी गैबी मदद पहुंचती है कि हम सब हैरान हो जाते हैं कि ये हो भी सकता था जो हो गया है। जिलानी साहब जो हैं, जो एक रुकनी कमीशन के सरबराह बने हैं, इनके घर से बगावत हुई है और इनके साहबजादे का ये एक लेटर है जिस पे इनके साहबजादे के दस्तखत भी हैं। और जो दस्तखत है वो बड़ी कहानी बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने वालिद गिरामी पर अदम एतमाद कर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाकयात के हवाले से एक ऐसा काम करने का फैसला कर लिया है कि जिसकी कम से कम मैं तवक्को नहीं रख रहा था। जुडिशल कमीशंस का दौर है, एक सूबे में हुकूमत भी है, हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन जो 9 मई के वाकयात की तहकीकात करेगा। कल 9 मई के अंदर मुलव्विस गुजरांवाला की अदालत में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 51 लोगों को 20-20 साल की सजा सुनाई। एक ऐसे वक्त पे जब 9 मई के वाकयात के अंदर पहली मरतबा बाज़ाब्ता बाकायदा सजाएं सुनाई गई हैं पीटीआई की तरफ से। 9 मई के पूरे वाकये के अंदर जो असल तहकीकात का मुतालबा है, जहां पर वो पूरा कर सकते हैं वहां पर वो करने जा रहे हैं। 144 और एमपीओ के ऑर्डर भी उड़ने जा रहे हैं। पुलिस अफसरान जो हैं उनके ऊपर एफआईआर्स भी होने जा रही हैं। और ये जो विफाक के साथ मफाहमत करने की कोशिश की, लेकिन विफाक ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो अब पीटीआई की स्ट्रैटेजी और अली अमीन गंडापुर की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। तो जी, ये सारी की सारी खबरें डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रख दूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब कैबिनेट जो है उसमें एक तौसी करनी थी नवाज शरीफ साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब को ऐड करना था सीनियर मुशीर के तौर पर, लेकिन ये तौसी का मामला फौरी तौर पर रोक दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सेनेट इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए नून लीग ने पंजाब काबीना में तौसी का फैसला किया था। बाज़ वजूहात की बिना पर सूबाई काबीना में तौसी रोक दी गई है। ज़राए का मजीद कहना है कि सूबाई काबीना में फौरी किसी को शामिल करने का फैसला नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह पहले ही किसी जिम्मेदारी का अपने ऊपर बोझ लेने से इनकार कर चुके हैं। ऑल्दो इस सब के अंदर जो चंद रोज कबल पंजाब की कैबिनेट के अंदर 5 से 8 वज़रा और मुआविनीन शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई थी। काबीना में तौसी का ऐलान 7 अप्रैल को होना था, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर फिलहाल रोक दिया गया है। इसके साथ ही साथ ज़ाहिर बात है, हो सकता है बड़े घर से होकर अभी हम ऑलरेडी बहुत मसलों में फंसे हुए हैं, तो इस तरफ को आप ना जाएं। वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी जितनी जमहूरी बनती है वो हमने आसफा भुट्टो वाले इलेक्शन में तो देख ही लिया और बड़े अच्छे तरीके से देख लिया। नून लीग एक जानिब आप अंदाज़ा करें कि ताकतवरों के जो कैंडिडेट्स हैं मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्हें सेनेटर बना रही है। अब फैसल वाडा साहब भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है, एमक्यूएम का हिस्सा भी नहीं है। एमक्यूएम वालों ने कहा कि हम इन्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन जाहिर बात है जिन लोगों ने सीटें दी हैं एमक्यूएम को, वो जिधर कहेंगे उधर ही वोट देंगे। एमक्यूएम वालों की क्या वर्थ है? तो एमक्यूएम वाले जो हैं अब वो अपनी मीटिंग्स के अंदर कहते फिरते हैं कि फैसल वाडा को वोट देने से हमें बड़ा फ़ायदा होगा। अब वो फ़ायदा क्या होगा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और फैसल वाडा साहब चूंकि वेरी पावरफुल पर्सन और ताकतवरों के साथ कुर्ब है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो सेनेट के अंदर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ें और सियासी जमातें अपने लॉयलिस्ट, अपने लोगों को, अपने वफादारों को साइड पे करके उन्हें ना जितवाएं। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 6 अराकीन सिंध असम्बली को हिदायत की है कि सेनेट इलेक्शन में फैसल वाडा को वोट डाले जाएं। इससे कबल एमक्यूएम ने भी फैसल वाडा को वोट डालने का ऐलान कर रखा है। बताया गया है कि पीपल्स पार्टी के 6 एमपीएस की हिमायत मिलने पर फैसल वाडा की जनरल नशिस्त पर जीत यकीनी हो जाएगी। फैसल वाडा आज़ाद हैसियत से सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी कि सियासी जमातें सेनेटर मुंतखब कर रही हैं, लेकिन वो शख्स ये भी कह रहा है कि मैं इस सियासी जमात का हिस्सा कोई नहीं हूँ।
जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, तो इस वक्त सब के सब जो हैं वो एक कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत में अपनी हुकूमतों को आगे लेकर चल रहे हैं। कुछ लो कुछ दो, अगर ताकतवरों से बहुत कुछ ले रहे हैं तो मुक्तदरा को कुछ देना भी पड़ेगा। मुक्तदरा के जो लोग हैं, मुक्तदरा के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हें भी मुंतखब करवाना पड़ेगा, ये मजबूरी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब काजी साहब जो हैं, उनके हवाले से जो खबर आई कि मुसव्विदा हुकूमत तैयार कर रही है उन्हें एक्सटेंशन देने का, और ये मुसव्विदा इस तर्ज का हुकूमत तैयार कर रही है कि इस सब के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इस सारी की सारी सिचुएशन में कुछ इस तरह का ज़रूर करे कि काजी साहब की एक्सटेंशन इंश्योर हो जाए, लेकिन जो काजी साहब के साथ हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका पत्ता ना कटे, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर का पत्ता भी कट जाए। तो उस हवाले से उन्होंने फिर कह दिया कि हम मुद्दत मुलाजमत, हम रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ाते, हम मुद्दत मुलाजमत बढ़ा देते हैं, तो जो भी होगा वो एक साथ होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस सब में अता तारड़ साहब ने स्टेटमेंट तो दे दी है, क्लैरिफिकेशन दी है। कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मियाद से मुतल्लिक खबरों पर इन्होंने बयान दिया है कि चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद तय नहीं की जा रही। हुकूमत के पास फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, मैंने ऐसी कोई दस्तावेज ना देखी, ना ऐसी कोई बात हुई। अता तारड़ साहब अपनी जगह पे ठीक होंगे इस मामले के अंदर, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अता तारड़ साहब को क्या पता होगा। इवन मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को भी शायद ना पता हो। ये थोड़ी ऊपर की बातें हैं, ये पे चेक से थोड़ी ऊपर की बातें हैं, तो आपकी तरदीद इतनी ज़्यादा क्रेडिबल नहीं है। और जारी बात है, अगर ना हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन बहुत से लोग अब इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हर मुमकिन कोशिश की सिस्टम के साथ कॉपरेट करने की, अपने सूबे के लिए वाजबात की अदायगी की। वज़ीर आज़म से मिले, SIFC में गए, मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने KP में जाके जो IG KP हैं, जिन्हें इमरान खान साहब ने कहा है कि फौरी तौर पर हटाया जाए, अली अमीन गंडापुर अभी तक नहीं हटा सके। चीफ सेक्रेटरी का मामला है, उसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इसे चीफ सेक्रेटरी बनाएं, और विफाक नहीं बना रहा था। फिर ये बात आई कि 3 नाम भेजेंगे अली अमीन गंडापुर, जो कि एक नॉम है, शहबाज शरीफ से मुलाकात में तय हुआ, उसमें से विफाक किसी को बना देगा। लेकिन विफाक ने मान नहीं रखा अली अमीन गंडापुर का, और अली अमीन गंडापुर ने सिस्टम के साथ कॉपरेट करने की, रियासत के साथ कॉपरेट करने की जो कोशिश की खान साहब के हुक्म पर, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब हो ये रहा है नाज़रीन इकराम के एक तरफ ये सब हो रहा है, पहले भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे अली अमीन गंडापुर के, इलेक्शन कमीशन की नाअहली की तलवार भी थी। अब इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट ने आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिम्बॉलिक, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, उसने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर कानून हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, और इन स्टेटमेंट्स की इंपॉर्टेंस को और इनकी डेप्थ को अब समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। एक तो वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम साहब ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि विफाक ने चीफ सेक्रेटरी को नहीं हटाया तो दीगर ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं। यानी ये एक तरह से विफाक को आईना दिखाया कि वी गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, हमारे पास न्यूमरस ऑप्शंस हैं, अभी तो हमने वो ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं किए, अभी तो हम उस मामले की तरफ नहीं गए, अभी तो हम उस साइड पर गए ही नहीं जो ऑप्शंस हम एक्सरसाइज कर सकते थे। लेकिन अगर आपने हमें दीवार से लगाया तो हम उन ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। इस सब के अंदर इन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि 9 मई के वाकयात जो हैं और 10 मई को जो कुछ हुआ, उस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए हाजिर सर्विस जजेस की सरबराही में, और वो हकीकत को देखे, वो सच जो है उसे ढूंढे। अब विफाकी हुकूमत तो वो कमीशन बनाने से रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर कानून है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, और इन्होंने ये बात कही है कि जी 9 और 10 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए हमने मुशावरत शुरू कर ली है। 9 और 10 मई वाकयात से मुतल्लिक जुडिशल इंक्वायरी से मुतल्लिक लीडरशिप के साथ बैठकर इज्तमाही फैसला करेंगे। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, और मुझे ये उम्मीद है कि PTI की जो KP की गवर्नमेंट है, जो मेरे पास खबर है, वो हाजिर सर्विस पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की सरबराही में उन पर मुश्तमिल एक कमीशन बना सकती है। और TOR जाहिर बात है जो सूबाई काबीना है, अली अमीन गंडापुर साहब की कैबिनेट डिसाइड करेगी, और अगर यहाँ से इस कमीशन के अंदर कुछ ऐसी तहकीकात सामने आ जाती हैं कि पूरे का पूरा 9 मई का बयानिया जो PTI के खिलाफ इस्तेमाल होता है वो मुनहदम हो जाता है, तो फिर आप समझ जाएं कि मामला किस तरफ को जा सकता है। वेरी बिग, वेरी सिंबॉलिक। KP से ये अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज है, बल्कि आप ये कह लें कि जो 9 मई के वाकयात में गुजरांवाला की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने
51 لوگوں کو 20-20 سال کی سزا سنائی ہے، اسے آپ اس کا ایک جواب بھی تصور کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے مزید یہ بات کہی ہے کہ ہمارے خلاف 3 MPO اور دفعہ 144 کا غلط استعمال کیا گیا۔ اب ہم نہیں چاہتے کہ مستقبل میں اس قانون کا مزید غلط استعمال ہو، اس لیے ہم 3 MPO اور دفعہ 144 کے قانون میں تبدیلی لائیں گے۔ یعنی وہ راستہ جس کے ذریعے مقتدرہ نے پی ٹی آئی کو ذلیل کیا، خوار کیا MPO اور 144 کے تحت، اس چیز میں اس قانون کو ہی تبدیل کر دیا جائے گا، وہ راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند بھی کیا جائے گا۔ ایک اور دبنگ فیصلہ۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر درج جعلی FIRs ختم ہوں گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں جعلی FIRs درج کرنے والے پولیس آفیسرز پر بھی مقدمات درج کریں گے۔ دس از دا فرسٹ ٹائم وزیر قانون خیبر پختونخوا نے ان باتوں کو کیا ہے، انڈورس کیا ہے اور ان نقطوں کو کنفرم کیا ہے۔ ویری بگ، ویری سمبولک۔ 3 ٹیک اویز ہیں۔ 144 3 MPO ختم، مقدمات ختم، جعلی مقدمے قائم کرنے والوں پر مقدمات، اس کے ساتھ ہی ساتھ 9 اور 10 مئی کے مقدمات واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا قیام، اور چیف سیکرٹری اگر ہماری مرضی کا نہ لگایا تو دمادم مست کلندر اور سرپرائز بھی دیں گے، اور ہمارے پاس آپشنز بھی موجود ہیں جو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، وہیں ایک اور خبر بھی ہے، اب اس میں ہونا تو کچھ نہیں ہے لیکن چلیں سن لیں۔ نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز اور خواجہ آصف سمیت 41 ارکان اسمبلی کی کامیابی لاہور ٹریبیونل میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ NA 71 سیالکوٹ سے خواجہ آصف کی کامیابی پی ٹی آئی کی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے چیلنج کی ہے۔ عبدالعلیم خان کی کامیابی پی ٹی آئی کے علی اعجاز نے چیلنج کی ہے۔ حمزہ شہباز کو پی ٹی آئی کے عالیہ حمزہ نے چیلنج کیا ہے ان کی جیت کو۔ PP 152 سے ملک وحید کی کامیابی پی ٹی آئی کے نعمان مجید نے چیلنج کی ہے۔ جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل ان اپیلوں پر سماعت تو کرے گا، لیکن کیا انصاف مل سکتا ہے؟ اس وقت سسٹم جس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ انصاف ملے گا، لیکن چلیں اپنے آپشنز تو ایکسرسائز کرنے ہیں۔ اب جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے ایک خبر ہے اور ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو جسٹس صاحب جو ہیں یہ طیارہ سازش کیس میں نواز شریف کی سزا ختم کرنے والے بینچ کے سربراہ تھے۔ 2009 میں شریف برادران کی نااہلی ختم کرنے والے بینچ کی سربراہی کی انہوں نے۔ 2011 میں نواز شریف کے خلاف غیر قانونی طور پر پلاٹوں کی بندر بانٹ کے کیس میں ریلیف دینے والے بینچ میں شامل تھے۔ ان عدالتی فیصلوں کے بعد نواز شریف صاحب الیکشن لڑنے اور اس ٹائم پر تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے اہل ہوئے تھے۔ 2014 میں نواز شریف صاحب نے جیلانی صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فل پروف سیکیورٹی دی۔ نواز شریف نے وزارت داخلہ کو سابق چیف جسٹس جیلانی صاحب کے بیٹے کو ممنوعہ اسلحہ لائسنس جاری کرنے کی اجازت بھی دی۔ اکتوبر 2017 میں نون لیگی حکومت نے کلبھوشن یادو کیس میں جیلانی صاحب کو عالمی عدالت انصاف میں ایڈ ہاک جج مقرر کیا۔ تصدق جیلانی صاحب 2018 میں تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعظم کے طور پر نام بھی دیا گیا۔ یہ ان کی پروفائل ہے۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تصدق جیلانی صاحب کا بیٹا جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہے، اس نے ججز کے خط کے معاملے پر بنایا گیا کمیشن، جس میں اس کے والد جو ہیں وہ اس کمیشن کی سربراہی کر رہے ہیں، اس کمیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ اور انہیں نہیں پتا، ظاہری بات ہے کہ ان کے والد نے کیوں اس کمیشن کی سربراہی لی ہے، اور ابھی تو ان کے گھر سے آواز اٹھی ہے۔ اصل چند تو عید کے بعد چڑھنے ہیں، ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے عید کے بعد، بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں جو عید کے بعد ہم نے دیکھنی ہیں۔ تو قاضی صاحب کے بنائے گئے اس کمیشن کی ان کی منظوری سے قاضی صاحب نے جو بال ایگزیکٹو کے کورٹ میں ڈالی اور ایگزیکٹو نے جو یہ کمیشن بنایا، اس کی کل اوقات یہ ہے کہ اس کمیشن کو ایک رکنی کمیشن کے اس سربراہ اور ممبر اور ایوری تھنگ جیلانی صاحب کے بیٹے نے ہی تسلیم نہیں کیا، اور 300 مزید وکلا کے بشمول انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لیٹر میں لکھا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) جو ہے از خود نوٹس لیا جائے، اور یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے، انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے معاملات کے اوپر اس کے اوپر آپ تحقیقات کریں، اور جو یہ کمیشن بنا ہے اس کمیشن کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے جو پرنسپلز ہیں انکوائری کے جو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپ ہولڈ کرتے ہیں، یہ اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا فیڈرل گورنمنٹ نے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اڑا کے رکھ دی ہے۔ We note that any such inquiry commission and its proceedings would be entirely wanting in credibility، یعنی ایسے کسی کمیشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، ہم وکلا اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو سائنڈ ہے یہ لیٹر، اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں دوسرے نمبر پہ نام ہے ثاقب جیلانی صاحب کا لاہور سے، اور یہ بیسیکلی
تصدق جیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو اللہ الحق ہے, گھر سے آواز اٹھ گئی ہے تصدق جیلانی صاحب کے خلاف. ابھی تو پی ٹی آئی نے عدالت میں جانا ہے اس کمیشن کے خلاف کہ یہ کمیشن ٹھیک نہیں ہے. اس سے پہلے ہی دیکھیں اخلاقی طور پہ اس وقت جو چیزیں ہیں نا, جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا نا بڑے بڑے طاقتوروں نے, وہاں سے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاک.